हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने कल आपके साथ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन पे हम लोग डिस्कस किए थे। आज मैं आप लोगों के लिए रेगुलेशन का पार्ट 1 जिसमें हम लोग डेफिनेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन यदि आप समझ जाइएगा तो आपको रेगुलेशन को समझना आसान हो जाएगा। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला आपका है एबंडेंट वर्किंग। एबंडेंट वर्किंग मतलब क्या है सर? ऐसा वर्किंग जिसको फ्यूचर में हमको काम करने का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा है ही नहीं कि हमको फ्यूचर में इसको काम करना है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया है? एबंडेंट कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। उस वर्किंग को क्या बोलेंगे? एबंडेंट वर्किंग। वर्ड पे ध्यान रखिएगा, वर्ड से ही आपका क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बनता है। जो आपका क्वेश्चन सेट में आएगा क्वेश्चन ना, उसमें वर्ड पे ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि कोई इंटेंशन नहीं है, नो इंटेंशन। कब? फ्यूचर में काम करने के लिए। वर्किंग इन फ्यूचर मतलब आपको फ्यूचर में काम करने का कोई इरादा नहीं है। कौन सा वर्किंग में? ऐसा वर्किंग जिसमें हमको फ्यूचर में उसको काम करने का इरादा ही नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एबंडेंट वर्किंग। इसलिए उसको क्या कर दिया गया था? एबंडेंट कर दिया गया था। साधारण भाषा में समझिए कि आपको ऐसा वर्किंग जिसको एबंडेंट कर दिया गया है। किस लिए एबंडेंट कर दिया गया है? क्योंकि फ्यूचर में उसमें हमको काम करने का किसी भी प्रकार का इरादा नहीं है, हमको काम करना ही नहीं उसमें। उस वर्किंग को क्या बोलेंगे? एबंडेंट वर्किंग। ये समझ गए? आगे आते हैं एबंडेंट माइन मिथेन पे। एबंडेंट माइन मिथेन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछता है AMM कि AMM का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो एबंडेंट माइन मिथेन होता क्या है कि कोई भी नेचुरल गैस जिसे किसी एबंडेंट कोल माइन या उसके पार्ट से निकाला गया हो। और एक बार समझिएगा, कोई भी नेचुरल गैस जिसे किसी एबंडेंट कोल माइन मतलब ऐसा कोल माइन जिसको एबंडेंट कर दिया गया, और एबंडेंट आपको समझा है, एबंडेंट कर दिया गया है, उस कोल माइन से या उसके किसी भाग से यदि हम कोई नेचुरल गैस को निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एबंडेंट माइन मिथेन। समझ गए? वर्ड पे ध्यान रखिए और एक बार देखिए, कोई भी नेचुरल गैस जिसको रिकवर किया गया है, कहां से? एबंडेंट कोल माइंस से। वैसा माइन जिसको एबंडेंट कर दिया गया था या उसके किसी पार्ट से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? AMM। समझ गए? अब हम लोग इसमें क्या है कि साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करते चलेंगे कि ताकि आप इसको समझते भी जाइए, इसको जानते भी जाइए और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते जाइए कि दोनों एक साथ हो जाए। हम लोग अब आगे अगला स्लाइड पे देखते हैं। अगला स्लाइड में क्वेश्चन आपका है एबंडेंट माइन मिथेन इज ए नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम। रिकवर्ड फ्रॉम कहां पर? आपका एबंडेंट कोल माइन से या उसके पार्ट से। एबंडेंट कोल माइन से या उसके पार्ट से आपको देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? वर्किंग कोल माइन से। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। एबंडेंट कोल माइन से लिखा हुआ है ना, एबंडेंट कोल माइन से। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? डिसकंटिन्यूटी आपका होगा नहीं, ये डिसयूज आपका होगा नहीं, मतलब ये आपका ऑप्शन है ना। शानदार क्वेश्चन। आप खाली बस देखते जाइए, आपको सारा इतना भी हम देखिए इस चीज में, इस ऑप्शन में हम वैसा ऑप्शन को सेट ही नहीं किए हैं कि ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। क्योंकि अभी जो माइनिंग सरदार या फिर गवर्नमेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको इतना टफ ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप पूरा उलझ जाइएगा एक आध को छोड़कर। इसीलिए आपको प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए मैं इसको ज़्यादा उलझाया नहीं हूँ। ये आपका डिसकंटिन्यूड कोल माइन, डिसयूज कोल माइन आगे समझेंगे। इसमें क्या होता है कि डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है किसी कारण से, डिसयूज में भी किसी कारण से कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या होता है? एक्सेसिबल होता है। कौन? डिसयूज, वहाँ पर जाना संभव होता है। लेकिन डिसकंटिन्यूड में क्या होता है कि वहाँ पर जाना संभव नहीं होता, इनएक्सेसिबल होता है। आगे डिस्कस करेंगे, इसका क्वेश्चन आपका आएगा। अगला क्या है आपका कि एबंडेंट वर्किंग मींस सच वर्किंग हैव बीन एबंडेंट विद। क्या था? मतलब एबंडेंट वर्किंग क्या बोले थे हम लोग कि आपको फ्यूचर में कोई काम करने का इरादा नहीं हो, आपको देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन। यहाँ पर क्या लिखा है? इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर मतलब काम करने का इरादा है। इंटेंशन मतलब क्या था? इरादा है। तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। उसमें क्या था कि नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। अब देखिए ये ऑप्शन में नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इसमें क्या लिख रहा है? वर्किंग इन प्रेजेंट, ये भी आपका गलत हो गया, आपका नाम आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि व्हाट डज AMM स्टैंड्स फॉर, मतलब AMM का अर्थ क्या होता है, AMM का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन पे आप लोग उलझिएगा नहीं। तो आपको क्या बताए थे? AMM का मतलब होता है एबंडेंट माइन मिथेन। एबंडेंट माइन मिथेन याद रखिएगा। इसमें क्या लिखा गया है? यहाँ पर है आपका मार्स, माइन मिथेन नहीं लिखा, मार्स मिथेन, खत्म हो गया। बहुत कोई बोलेगा ये AMM मिल गया, यहाँ भी देखिए AMM मिल गया, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? एबंडेंट माइन मीटिंग लिखा हुआ था, आपका होगा नहीं। एबंडेंट माइनिंग मिथेन लिखा हुआ है, जबकि आपका होगा नहीं। एबंडेंट माइन मिथेन होता है।
याद रखिएगा, ईडी पे ध्यान रखिएगा, एबंडन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में आपका वहां पर, यहाँ पर एबंडन कर दिया तो भी टिक नहीं लगाएगा, वहां पर होता है एबंडेंड, याद रखिएगा पास्ट टेंस। ये आप समझ गए, मतलब आपका एबंडेंट वर्किंग और एबंडेंट माइन मीथेन से कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर आपका पूछेगा। ये तीन में से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा यदि आप उस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं तो। आगे आते हैं, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप या अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होता है। देखिए, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप या अप्रूव्ड जो इलेक्ट्रिक टॉर्च, ये इसको अप्रूव्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपका चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव होता है, और ऐसे कंपनी या फिर फर्म बोलिए या फिर ऐसा टाइप का बना रहता है कि जिसका चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उसको प्रकाशित करते रहता है। उसमें क्या होता है, समाचार पत्र में या फिर आपका नोटिफाई कर देता है गैजेट नोटिफिकेशन में कि अब जो सेफ्टी लैंप होगा इस प्रकार बना होना चाहिए, इस कंपनी से बना होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप या अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। अब बोलिएगा कि सर हम लोग जो घर में जो टॉर्च यूज करते हैं उसको लेकर नहीं आ सकते हैं क्या। लेकिन जो आप जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर आप चीफ इंस्पेक्टर को देखिएगा तो उसमें ये लिखा नहीं रहता है कि इस प्रकार का, मतलब आपका जो घर वाला टॉर्च है वो भी आपका अप्रूव्ड रहेगा। उसमें आपका पूरा क्लियर लिखा रहता है कि इस कंपनी के द्वारा बना होना चाहिए, मतलब इस फर्म के द्वारा, और इस प्रकार का बना होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप या फिर अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। ये समझ गए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेफ्टी लैंप का। हम लोग हर कोई लेके जाता है माइन में, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, और ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है गैस के डिटेक्शन में। ये आप लोग जानते हैं, जो भी गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप होता क्या है। तो आप ये समझ गए, मतलब क्या है कि ऐसा सेफ्टी लैंप या कोई ऐसा इलेक्ट्रिक टॉर्च जो मैन्युफैक्चर किया गया है, किसके द्वारा, ऐसा फर्म के द्वारा या फिर ऐसा टाइप का जिसे चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर टाइम टू टाइम स्पेसिफाई बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, मतलब स्पेशल ऑर्डर के द्वारा या फिर जनरल ऑर्डर के द्वारा क्या करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। एकदम समझ गए। आगे आते हैं, ऑक्सिलियरी फैन क्या होता है। ऑक्सिलियरी का मतलब ये होता है सहायक, ये याद रखिएगा, सहायक पंखा। आप जैसे घर में कभी खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद क्या होता है कि जब हम लोग खाना बनाने के दौरान, बाद में नहीं, खाना बनाने के दौरान उसका जो गैस निकलता है, सब्जी बना रहे हैं या मटन बना रहे हैं या चिकन बना रहे हैं या फिश बना रहे हैं, तो उसका जो गैस निकलता है पूरा घर में घुस जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, उस गैस को निकालने के लिए, उस किचन में जो गैस बन गया है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंखा लगा देते हैं कि पंखा खींच के बाहर कर देगा। कौन सा पंखा लगाते हैं, एग्जॉस्ट पंखा। एग्जॉस्ट फैन होता क्या है, वो घूमता है और जो अंदर का हवा है उसको खींच के बाहर निकालता है, उसको एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। ये आप समझ गए। आगे समझिएगा कि सर फोर्सिंग फैन क्या होता है। फैन दो टाइप के होते हैं, एक एग्जॉस्ट आपको समझाए। फोर्सिंग फैन क्या होता है, जो हम लोग घर में गर्मी के दिन में हवा खाते हैं ना पंखा चालू करके, वो क्या करता है, हवा को धकेलता है। क्या करता है, धकेलता है। वो आपका कौन सा पंखा हो गया, वो आपका हो गया फोर्सिंग फैन। समझ गए। अब हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ऑक्सिलियरी फैन होता है क्या है। ये याद रखिएगा कि ऑक्सिलियरी फैन क्वेश्चन आता है, ये अंडरग्राउंड में होता है, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, या तो ये फोर्सिंग भी हो सकता है या फिर ये आपका एग्जॉस्ट भी हो सकता है, ये दोनों चीज हो गया। करता क्या है, ये किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेस को क्या करता है, वेंटिलेट करता है। क्या करता है, वेंटिलेट। वेंटिलेटर समझ गए, मतलब हवा पहुंचाता है। समझिएगा इसके वर्ड पे, मतलब ऑक्सिलियरी फैन मीन्स, उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फोर्सिंग फैन या फिर कोई एग्जॉस्टिंग फैन तो फोर्स कर रहा है या तो एग्जॉस्ट कर रहा है, जिसका यूज किया जाता है कहां पर, बिलो ग्राउंड में। किसके लिए, मेनली फॉर वेंटिलेटिंग, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर एक से वेंटिलेटिंग वन और मोर देन वन फेस, मतलब आपका किसी एक डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेस को क्या करता है, वो वेंटिलेट करता है। क्या करता है, वेंटिलेट करता है। आप समझ गए। ऑक्सिलियरी फैन का मतलब, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट आपका ऑप्शन रहेगा, अबव ग्राउंड आपका ऑप्शन रहेगा, नीचे में दे देगा ऑल ऑफ दीज, ऊपर में फिर आपका अंडरग्राउंड का भी ऑप्शन रहेगा। लगाना कहाँ है कि अंडरग्राउंड। ये आप समझ गए। ऑक्सिलियरी फैन होता है किस टाइप का, आपका एक एग्जॉस्ट टाइप का भी हो सकता है या फिर फोर्सिंग टाइप का भी हो सकता है। तो आपको वहां पर देखना है कि ये दोनों टाइप का भी हो सकता है, मतलब या तो
एग्जॉस्ट या फिर फोर्सिंग, सिर्फ एक नहीं होता है, याद रखिएगा कि सिर्फ आपको ऑप्शन में आपका एक भी दे देता है और बाद में आपको देता है नन ऑफ दिस, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी आपके अंदर में क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सिलरी फैन से मींस, देखते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं फोर्सिंग फैन होता है क्या जो यूज्ड इन बिलो ग्राउंड, सिर्फ फोर्सिंग फैन होता है, नहीं। एग्जॉस्ट फैन होता है जो बिलो ग्राउंड में होता है, सिर्फ एग्जॉस्ट होता है क्या, नहीं। मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है यूज्ड इन बिलो ग्राउंड, नहीं। ए फोर्सिंग फैन और एन एग्जॉस्टिंग फैन, फोर्सिंग फैन हो सकता है या फिर एग्जॉस्टिंग फैन हो सकता है जिसे बिलो ग्राउंड में यूज किया जाता है। देखिए ना ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में से जो आपका सबसे सटीक जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। क्लियर हो गया। आते हैं अगला स्लाइड में, क्या बोला गया है कि असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है। देखिए असिस्टेंट मैनेजर माइंस में जो होते हैं ना वो माइनिंग सरदार और ओवरमैन से सुपीरियर होते हैं और आपका मैनेजर से नीचे होते हैं, ये पहला टर्म था। दूसरा क्या उसका काम है, उनका काम है मैनेजर को असिस्ट करना, किस चीज में, आपका मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन में। ये समझ गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि असिस्टेंट मैनेजर होता है कौन। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे असिस्टेंट मैनेजर की संख्या एक माइंस में कितनी होनी चाहिए, वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या है कि असिस्टेंट मैनेजर मीन्स अ पर्सन, कोई ऐसा एक पर्सन होता है जिसके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैनेजर सर्टिफिकेट। यहाँ तक समझे। आगे क्या है, जिसको रिटेन ऑनर एजेंट या मैनेजर क्या करता है, उसको अपॉइंट करता है। राइटिंग बाय द, वही लिखा हुआ है कि अपॉइंट करता है कौन, आपका ऑनर एजेंट या मैनेजर। ये चीज याद रखें, ऑनर एजेंट या फिर मैनेजर। रिटर्न क्या करता है, अपॉइंट करता है, किसके लिए, असिस्ट द मैनेजर, मैनेजर को असिस्ट करने के लिए। किस चीज में, आपका मैनेजमेंट करने में, कंट्रोल करने में, सुपरविजन करने में और डायरेक्शन करने में। ये समझ गए। ऑफ द माइन और या उसके किसी पार्ट का, किसी माइन या उसके पार्ट में मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन या फिर डायरेक्शन में मैनेजर को असिस्ट करता है कौन, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑनर एजेंट या मैनेजर रिटर्नली। ये आप समझिए, किसी को बोल देने से तुम असिस्टेंट मैनेजर है तुम काम करो, ऐसे नहीं, रिटर्नली। आगे क्या हो गया, जिसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये समझ गए। अब क्या करते हैं, हु होल्ड्स द रैंक इमीडिएटली बिलो द, किसके नीचे रहता है, मैनेजर के नीचे, और सुपीरियर किसके ऊपर रहता है, आपका ओवरमैन और माइनिंग सरदार के ऊपर में। यहाँ तक समझ गए। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, और एक बार समझिएगा कि आपका जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो आपका, उनके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा, अपॉइंट कौन करता है, ऑनर एजेंट मैनेजर, दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है कि ये करता क्या है, ये मैनेजर को असिस्ट करता है, ये तीसरा हो गया। किस किस चीज़ में, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, ये चार चीज़ हो गया। पांचवा क्या है कि ये माइनिंग सरदार और ओवरमैन सुपीरियर होता है, ये समझ गए। और किसके नीचे होता है, मैनेजर के नीचे होता है। ये टोटल कितना हो गया, 5 चीज़ हो गया। काम क्या करता है, माइन या उसके किसी पार्ट में, वो सारा चीज़ का हेल्प करता है, किसका, आपका मैनेजर का। ये समझ गए। आगे आते हैं एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट होता क्या है, एवरेज आउटपुट का मतलब होता है कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में होता है ना, फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप लोग समझते ही हैं, तो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में मतलब पूरे साल 12 महीने में, उस 12 महीने में कम जो माइन बाउंड्री के अंदर से, माइन बाउंड्री के अंदर में जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ है पूरे 12 महीने में, पूरा 12 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको 12 से यदि भाग दिया जाए तो एवरेज निकल जाएगा। निकला है क्या, नहीं, क्या एवरेज निकल जाएगा, एक महीने का एवरेज निकल जाएगा, उसी को बोलते हैं एवरेज आउटपुट। और एक बार समझिएगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ माइन बाउंड्री के अंदर, उसको यदि हम लोग 12 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एक महीने का एवरेज आउटपुट आ जाएगा, वही एवरेज आउटपुट। क्या लिख रहा है कि एवरेज आउटपुट ऑफ एनी माइन, किसी माइन में, मीन्स द एवरेज आउटपुट, मतलब उसको एवरेज आउटपुट बोलेंगे, किसका, पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसका एक महीने का जो आउटपुट रहेगा, एवरेज आउटपुट, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज आउटपुट। समझ गए। ऑफ द टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल वर्किंग विद इन द स्पेसिफाइड माइन बाउंड्रीज, मतलब माइन बाउंड्री के अंदर जितना भी टोटल आउटपुट हो रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसका एवरेज, उसका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 12 से भाग दे देंगे, उसको हम लोग एवरेज आउटपुट बोलेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका कि असिस्टेंट मैनेजर मीन्स, तो क्या होता है, मैं आपके साथ सारा चीज डिस्कस कर चुका हूं, क्या नहीं होगा, अपॉइंटेड बाय मैनेजर, ये आपका होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऑनर या एजेंट या फिर मैनेजर करता है, समझ गए, रिटर्नली। ए पर्सन पोसेसिंग ए मैनेजर सर्टिफिकेट, मतलब उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होता है, ये आप सही है ये वाला। आगे क्या है, असिस्ट द मैनेजर, मैनेजर को असिस्ट करता है किसमें, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन में, ये भी आपका सही है। मतलब ए और सी दोनों सही है। हमको देखना ऑप्शन में सी, नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आइएगा।
इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। आप एक ऑप्शन को पढ़ के टिक मार दीजिएगा, पता चल गया कि वो गलत रह गया, कि एक ऑप्शन पर तीसरा ऑप्शन भी सही है और उसके नीचे में लिखा हुआ ए और सी बहुत। इसीलिए हमेशा आप याद रखिएगा, एग्जाम में आप यदि क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन को यदि आप बना रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ऑप्शन आपको सही मिल गया मार के नहीं निकलना है, आपको चारों ऑप्शन देखना है, आपको चारों ऑप्शन देखना है। हो सकता है वहां पर दो ऑप्शन आपको दे दे कि ए और बी, ए और सी, यस ऑल ऑफ द अबव कर दे। इसलिए आपको एकदम जल्दबाजी नहीं करना, आपके पास एकदम काफ़ी टाइम रहेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूं। हो सकता है कि मैं 4 तारीख या 5 जनवरी को आप लोग के साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ने वाला हूं। ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में आपका संतोष क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए टोटली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो अभी एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों से भी मैं कुछ सीखूंगा कि बहुत कुछ मेरे को नहीं आता है जो मैं आपके साथ सीख सकता हूँ। तो ये टोटली ऑनलाइन क्लास रहेगा, और एकदम इसमें किसी प्रकार का आपसे कोई पेड पैसा या फिर बोलिएगा कि आपसे कोई ऑनलाइन पैसा कि आपको पैसा पेमेंट करना है ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन आपको क्लास करवा रहे हैं, बिल्कुल भी किसी प्रकार का आपसे किसी प्रकार राशि नहीं ली जाएगी। एकदम आप निश्चिंत रहिए। मैं बस आप लोगों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा नॉलेज है इस क्षेत्र में, कि मैं अपना ज्वाइनिंग के समय मैंने क्या मेहनत किया था, फिर सेकंड क्लास का जो मैनेजर निकाला उसमें क्या मेहनत किया था, और जो भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सारा चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, कि ताकि जो आपका जो तैयारी है उसको थोड़ा सा मैं और मजबूती दे सकूँ। आप तैयार हैं मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको और मजबूती दे सकूँ कि ताकि आपका सिलेक्शन फिक्स हो सके। तो बस आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर आपको उसके बाद संतोष क्लासेस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और 4 या 5 तारीख से आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि हम लोग आगे शुरू करें रेगुलेशन को, रेगुलेशन कंप्लीट करते हुए हम लोग रूल्स और एक्ट को भी करेंगे, और बाकी जितने भी स्टैट्यूटरी बुक है उसको भी कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ खाली पढ़ाना ही नहीं है, आपको साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और देखते हैं आगे हम लोग क्या कर पाते हैं आप लोगों के लिए। आते हैं क्वेश्चन पे। एवरेज आउटपुट का मतलब क्या होता है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में पूरे 12 महीना में जितना निकला उसका एवरेज, समझ गए। अब देखते हैं हम लोग एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कैलेंडर ईयर। कंफ्यूज करके कभी भी ऑप्शन को टिक आउट नहीं कीजिएगा जल्दबाजी में, ऐसा नहीं करना है। एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये आपको आंसर आपको मिल गया। एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये आपको मिल गया। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं रहा है वो देख लीजिए। एवरेज आउटपुट पर मंथ सही है, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग सही है, लेकिन यहाँ 3 कैलेंडर ईयर आपका होगा नहीं, यहाँ 3 फाइनेंशियल ईयर आपका होगा नहीं। समझ गए? बहुत अच्छा आपको ये ऑप्शन जो सेट किया गया है कि ताकि आप लोग से कुछ सीखे उससे। अगला क्या है? बैंक्समैन क्या होता है? देखिए बैंक्समैन क्या होता है कि आपका इंक्लाइन में या फिर शाफ्ट का टॉप में, इंक्लाइन का टॉप में या शाफ्ट का टॉप में ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्सन को या किसी टूल को या फिर मटेरियल को लोअरिंग करने के लिए या रेजिंग करने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, या फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। 4 आपको काम बताएं। क्या क्या काम बताएं? कोई जो पर्सन एम्प्लॉय है उसको लोअरिंग करने के लिए या ऊपर उठाने के लिए, पहला चीज। कोई टूल्स को, कोई औजार को नीचे उतारने के लिए, माइंस में नीचे उतारने के लिए या ऊपर उठाने के लिए, 2 चीज। तीसरा क्या? मटेरियल, जैसे आपका बालू हो गया, ईंटा हो गया, सीमेंट हो गया, या कोई अदर मटेरियल, या ब्रिटिश पर्दा हो गया, उसको माइंस में नीचे उतारने के लिए या ऊपर उठाने के लिए। 3 काम हो गया। चौथा क्या है? किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। जिस आदमी को, जिस पर्सन को कोई शाफ्ट या इंक्लाइन के टॉप पर क्या किया जाता है, अपॉइंट, मतलब टॉप पे वो रहता है, वैसे पर्सन को, उसके लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक्समैन। समझ गए? क्या काम करने के लिए सर? टू सुपरिटेंड द लोअरिंग और रेजिंग ऑफ पर्सन, टूल्स, मटेरियल्स और आपका ट्रांसमिट सिग्नल्स। रहता कहां पर है? कंफ्यूज नहीं करना है। आपका शाफ्ट का टॉप में या इंक्लाइन के टॉप में, उसको क्या बोलते हैं? बैंक्समैन। समझ गए? आगे आएगा ऑनसेटर में, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बैंक्समैन क्या होता है, ऑनसेटर क्या होता है। बूस्टर फैन क्या होता है? बूस्टर फैन का नाम में ही पूरा क्लियर लिखा हुआ है आपका कि ऐसा फैन जो बूस्ट करता है। मतलब क्या होता है कि टोटल जो एयर करंट है उसको बूस्ट कर देता है। किसका किसका एयर करंट सर? इनटेक एयरवे, मतलब जिधर से हवा हम लोग भेजते हैं उस एयरवे को पूरा बूस्ट कर देता है, या जो रिटर्न हवा जो आ जाता है उसको भी पूरा बूस्ट कर देता है और तेज से फेंकता है, ये समझ गए। या फिर किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट को के हवा को बूस्ट करता है। और एक बार समझिएगा, वर्ड में देखिएगा, कोई मैकेनिकल वेंटिलेटर
बिलो ग्राउंड मीज होता है, यहाँ तक समझे, जो बूस्ट करता है, क्या बूस्ट करता है, पूरे हवा को, जो हवा पास कर रही है कहाँ से, इनटेक, जो इनटेक से हवा जा रही है उस टोटल हवा को क्या कर देता है, बूस्ट कर देता है, और रिटर्न के टोटल हवा को क्या कर देता है, बूस्ट कर देता है, किसी माइन का, ये समझ गए, या फिर किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के जो हवा को बूस्ट करता है। और एक बार समझिएगा, देखिए सिर्फ बूस्ट बूस्ट में आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इनटेक के टोटल हवा को या रिटर्न के टोटल हवा को या वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट की हवा को, तीन हवा बताएं, इनटेक की हवा को, रिटर्न की हवा को या वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में जो भी हवा है, टोटल हवा को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए बिलो ग्राउंड में इसका यूज किया जाता है। कौन सा फैन को, बूस्टर फैन को, नाम में ही पूरा क्लियर लिखा हुआ बूस्टर फैन, समझ गए, आगे आ गया। कोल, कोल किसको बोलते हैं, रेगुलेशन के टर्म में कोल किसको बोलते हैं, तो आपका जो हम लोग इससे पहले एनसीएल का वीडियो में क्या चर्चा किए थे कि कोल कैसे मतलब किस किस फॉर्म में बना था, आपको वुड, पीट, लिग्नाइट, उसके बाद सब बिटुमिनस, बिटुमिनस फिर एंथ्रासाइट आया था, इस टाइप का था। अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ये कोल मतलब क्या होता है। कोल मतलब आपका ये चारों चीज़, क्या चारों चीज़ आपका, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, चार चीज़ हो गया। या इसके अलावा ऐसा कोई कार्बोनेशियस मेटल जिसको कोयले के रूप में खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है। पर एक बार समझिएगा, कोई भी ऐसा मटेरियल, सर कोई मेटेरियल मतलब सर हम लोग ईंटा कोई बेच देंगे क्या, नहीं, लेकिन कार्बोनेशियस मेटल बोल रहा है कि कोई भी ऐसा कार्बोनेशियस मेटल जिसको हम लोग कोयले के रूप में बेचते हैं या फिर उसको खरीदते हैं या फिर सोल्ड करते हैं या फिर मार्केट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोयला बोलेंगे। और क्या चार चीज था, जो चार चीज आप लोग जानते हैं जो कोयला का आपका, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कोई चीज पर क्लियर लिखा, पूछता है बहुत बार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पीट, ये चार चीज के अलावा कोई भी ऐसा अदर मटेरियल जो कार्बोनेशियस मेटल हो जिसको हम लोग बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोयले के रूप में खरीदते हैं या बेचते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन क्या है आपका पहला, कि बूस्टर फैन क्या होता है। देखते हैं उस ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते हम लोग इसको काटते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका नहीं होगा, कौन कौन सा आपका होने वाला है। बूस्टिंग द होल करंट ऑफ इंटेक एयरवे, हाँ इंटेक एयरवे का हवा को तो ये बूस्ट करता है, सही बात है। बूस्टिंग द होल करंट ऑफ रिटर्न एयरवे, ये भी करता है, लेकिन सिर्फ इंटेक और सिर्फ रिटर्न आगे पढ़ लेते हैं। यदि ऑप्शन आपका ए भी दिया हो तो ए भी मारेंगे। इट इज ए फोर्सिंग फैन और एन एग्जॉस्टिंग फैन, ये तो आपका ऑक्सिलरी फैन का था, ये आपका ऑक्सिलरी फैन का था। ऑक्सिलरी फैन क्या था, या तो फोर्सिंग फैन था या तो एडजस्टिंग फैन था। ए एंड बी बहुत, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, ये भी सही था ये भी सही था, तो यहाँ पर नीचे आपका ए एंड बी बहुत दिया हुआ है, मतलब ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किए। इसमें आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोल इंक्लूड्स, बता चुके हैं, आप एकदम आराम से मार सकते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, हाँ ये तो है सर। पीट और लिग्नाइट, ये भी है सर। एनी अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेशियस मेटल जिसको सोल्ड करते हैं तो मार्केट करते हैं कोयले के रूप में, मतलब सर ये भी सही है, मतलब ये तीनों सही है। यस, ऑल ऑफ द अबव, था ना, शानदार क्वेश्चन। एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन, आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेट किया गया, यही सब आएंगे। देखिएगा जो ये सेशन आपका, जो ये मेरा पहला सेशन है ये रेगुलेशन को लेकर, कल आपका अगला सेशन अपलोड होगा, फिर हम लोग रेगुलेशन पे आगे बढ़ेंगे। रेगुलेशन 3 to 6 एक वीडियो आएगा, फिर हो सकता है फिर आगे हम लोग 7, 8, 9 को करेंगे। इस प्रकार का कंप्लीट करेंगे, रेगुलेशन को बहुत जल्द करेंगे और रेगुलर वीडियोस अपडेट होगा। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और जो आपके दोस्त या फिर जो आपके पार्टनर लोग हैं जिनके पास इस वीडियो का एक्सेस नहीं है, आप उसको सेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है, किसी प्रकार का आपसे राशि नहीं लिया जा रहा है। और जब हम लोग ऑनलाइन क्लास 4 या 5 तारीख को स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के साथ जो डिस्कस करेंगे, बस मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज और अपने जितने सारे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपसे भी सीखेंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा 4 और 5 तारीख को, किसी भी एक दिन हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ये चीज़ अनाउंस कर देंगे। आगे आते हैं कोल माइन मीथेन क्या होता है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एबंडेंट माइन मीथेन। एबंडेंट माइन मीथेन में क्या पढ़े थे कि ऐसा नेचुरल गैस जिसको एबंडेंट माइन या उसके भाग से निकालते हैं। कोल माइन मीथेन में क्या है कि वैसा नेचुरल गैस जिसको किसी कोल माइन या उसके पार्ट से निकालते हैं। उसमें क्या था कि किसी एबंडेंट माइन या उसके किसी पार्ट से निकालते हैं। इसमें क्या है आपका, किसी कोल माइन या उसके पार्ट से निकालते, खत्म हो गया बात। वही लिखा हुआ है कि कोई भी नेचुरल गैस को जिसको रिकवर किया गया है किसी कोल माइन से या उसके पार्ट से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, CMM, फुल फॉर्म समझ गए, कोल माइन मीथेन। आगे आते हैं कमिटी। कमिटी मतलब क्या होता है, कमिटी पे एक वीडियो भी अपलोड है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब कमिटी के बारे में बहुत बृहद और बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि कमेटी क्या होता है, कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत इसको हम लोग गठन करते हैं, काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है उसमें, क्या देख सकते हैं। कमेटी क्या है कि सेक्शन 12 के अधीन जो हम लोग गठन करते हैं, सेक्शन 12 के अधीन, अंडर सेक्शन 12 जो अपॉइंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमेटी। मीन्स अ कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 के अंदर जिसको भी हम लोग अपॉइंट करते हैं वो क्या हो जाता है, कमेटी। समझ गए।
इसके बारे में बोले ना कि आप एकदम डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा। किसके बारे में? कमिटी के बारे में। आपको बहुत अच्छे तरीके से कमिटी के बारे में समझ में आ जाएगा। इसमें ये बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे आते हैं कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर में देखिए आपका एक तो साधारण भाषा समझिएगा, कोई भी लोकल बॉडी हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों का समूह हो सकता है। एकदम साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी रहता है जो किसी माइंस में कोई ऑपरेशन को के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है। कोई ऑपरेशन के लिए हो सकता है कि कोयला को उठाने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे। सिर्फ ओबी को उठाने के लिए लिया है, या कोयला और या ओबी दोनों को उठाने के लिए आपको ऑपरेशन के लिए ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे। आगे सर और कोई ऐसा है क्या? हाँ, कोई मान लीजिए कैंटीन की सुविधा के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जैसे कि आपका ICH वाला इंडियन कॉफी हाउस वाले जो कैंटीन का सुविधा देते हैं, या फिर सोडेक्सो वाले जो खाने के लिए आपको सुविधा देते हैं कि आपको हम लोग आपके माइंस में टोटल जितने भी वर्कर है उसको हम लोग खाना हम खिलाएंगे, इतना हम कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। मतलब कोई भी सर्विस को लेकर, सर्विस में आपका क्या आ गया, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि सिक्योरिटी गार्ड आपका जो माइंस में जितने भी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो आपका सिक्योरिटी में आ गया, सेवा सर्विस में आ गया। और आपका जो भी ऑपरेशन में आपका क्या आ गया कि आपको कोयला को उठाना, क्रशिंग करके हम देंगे, ओबी को हम उठाएंगे, इस प्रकार करके उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे। वर्ड को समझिएगा, देखिएगा। मीन्स एन इंडिविजुअल, कोई एक आदमी हो सकता है, इंडिविजुअल का एसोसिएशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का समूह भी हो सकता है, ये समझ गए। कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, ये हो गया। या फिर कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, या कोई लोकल बॉडी भी हो सकती है, कोई लोकल बॉडी, समझ गए, जो प्रोवाइड करता है क्या? सर्विस, सेवा। सेवा में आपको बताया सिक्योरिटी गार्ड हो गया, कैंटीन वाला सेवा हो गया, ये समझिए आगे। और ऑपरेशंस, ऑपरेशन आपको समझा चुके हैं। इन अ माइन, किसी माइन में, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, समझ गए। इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर भी इस कॉन्ट्रैक्टर में शामिल है, समझ गए। आगे आते हैं, अगला में क्या आपको बोला गया है? कंपीटेंट पर्सन क्या होता है? कंपीटेंट पर्सन के लिए आपका एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, क्या आता है कि कंपीटेंट पर्सन का एज कितना होता है? जिन्होंने 20 साल कंप्लीट कर लिया है उसको हम लोग कंपीटेंट पर्सन बना सकते हैं, जिसको किसी माइंस में जो मैनेजर है वो अपॉइंट करता है, ये समझ गए। किसी मशीनरी, किसी ऑपरेशन, देखिएगा इसमें समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इन रिलेशन टू, कंपीटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी वर्क, कोई एक काम के लिए, या फिर कोई मशीनरी के लिए, या फिर कोई प्लांट के लिए, या फिर कोई इक्विपमेंट के लिए। प्लांट में आपका जैसे कि आपका क्रशर आ गया, क्रशर में आपको कोयला डालते हैं, फिर वो क्रश करके निकालते हैं, वो टोटल जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्लांट। इक्विपमेंट कोई आप यंत्र समझ गए, मशीनरी आप समझ गए, बड़ा बड़ा मशीन चल रहे हैं, वो हो गया। उसके बाद कि कोई ऐसा काम को करने के लिए उसको रखा गया, जैसे पंपिंग में उसको पानी निकालना, उसको पंप का देखरेख करना है, तो आपका वर्क में आ गया। या फिर आपको कोई मशीन चलाना, वो आपका वर्क में आ गया। या किसी मशीनरी को देखना है, कोई आपको सॉइल चलाना है, कोई आपको डोजर चलाना है, ग्रेडर चलाना है, वो आपका कोई मशीनरी में आ गया उस काम को करने के लिए। मीन्स अ पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो 20 साल को कंप्लीट कर लिया है, ये समझ गए। एंड हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर, जो मैनेजर उसको अपॉइंट करता है, ये समझ गए। रिटर्न एज ए पर्सन कंपीटेंट टू सुपरवाइज, जो सुपरवाइज करता है और परफॉर्म दैट वर्क, वैसे काम को वो परफॉर्म करता है या फिर सुपरवाइज करता है। और टू सुपरवाइज द ऑपरेशन, या उस ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए है किसी मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटीज असाइन टू हिम एंड इंक्लूड्स इंक्लूड्स अ शॉर्ट फायर। शॉर्ट फायर भी आपका कॉम्पिटेंट पर्सन है। इतना सारा सर बता दिया, कंफ्यूज हो गए आप। खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए कि जिन्होंने अटेंड किया है 20 ईयर्स, मतलब 20 साल जिन्होंने पूरा किया, पहला हो गया। जिसको मैनेजर रिटर्न उसको मतलब लिखित उसको क्या किया? अपॉइंट किया, ये दो चीज हो गया। तीसरा क्या है? किसी मशीनरी, प्लांट या इक्विपमेंट को उस काम को करने के लिए या उसके सुपरवाइज करने के लिए मैनेजर उसको रखा है। इंक्लूड्स अ शॉर्ट फायरर, साधारण था ना। आगे आते हैं अगला में, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग क्या होता है? ओपन कास्ट में यदि हम ब्लास्टिंग के पर्पज से, ओपन कास्ट में यदि हम ब्लास्टिंग के पर्पज से यदि हम लोग 3 मीटर से अधिक गहरा होल करते हैं, 3 मीटर से यदि अधिक हम लोग डीप होल करते हैं, किस इन डेप्थ में, यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन ऑन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। ओपन कास्ट में यदि हम लोग ब्लास्टिंग के पर्पज से 3 मीटर से अधिक डीप होल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपीटेंट पर्सन, मतलब इसमें कौन सा कंपीटेंट पर्सन नहीं है? ओवरमैन तो है, आप समझ गए, सरदार भी है, शॉर्ट फायरर भी है, ये तीनों है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड आपका नहीं है, तो मतलब ये आपका ऑप्शन टिक आउट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू CMR एक कंपीटेंट पर्सन हु हैज अटेंडेड द एज, मैंने आपको बताया था कि 20 ईयर्स, क्या होता है? 20 ईयर्स, तो आपको 20 ईयर्स लगा दिए। 16 ईयर्स में क्या है? आप 16 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, इसके बाद आप अप्रेंटिस माइंस में अप्रेंटिस के तौर पे या फिर ट्रेनी के तौर पे आ सकते हैं। ये समझ गए, क्लियर। दूसरा क्या है? जब 18 ईयर्स आप कंप्लीट कर लिए
तो आप माइन में एम्प्लॉय बन सकते हैं, मतलब जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अप्रेंटिस और ट्रेनी में के तौर पे आप 16 साल कंप्लीट होने के बाद आ सकते हैं, ये समझ गए। 20 साल में कंप्यूटर पर्सन, और 23 ईयर यदि आपका कंप्लीट हो गया तो आप मैनेजर बन सकते हैं। मतलब मैनेजर बनने के लिए जो न्यूनतम आपका जो एज होना चाहिए वो 23 ईयर्स। ये समझ के इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया कि आपको आगे चल के इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आगे आते अगला क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर पर्सन इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, तो मैनेजर रिटर्नली को अपॉइंट करता है। ऑनर करता है क्या, नहीं। एजेंट करता है क्या, नहीं। ऑनर एजेंट या मैनेजर होता है क्या, नहीं, सिर्फ मैनेजर। इसमें हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को टिक आउट किए। आगे आते हैं, इन ओपन कास्ट डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मीन्स ड्रिल होल्स क्या होता है, 3 मीटर या उससे अधिक, 3 मीटर या उससे अधिक। देखते हैं किसके लिए, फिर ब्लास्टिंग पर्पस के लिए। क्या लिख रहा है, मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ एंड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग, सही हो गया। 3 मीटर इन डेप्थ, सिर्फ 3 मीटर लिखा है। डेफिनेशन में क्या बोला है कि मोर देन 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर लिखा है तो आपका होगा नहीं। यहाँ 3 मीटर और मोर लिखा हुआ ये आपका होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव आपका होगा नहीं। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है ना उसमें ऑप्शन क्या क्या है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब स्लाइड में क्या है कि डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या है, डिसयूज वर्किंग क्या है, फेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जितने भी स्लाइड हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये सब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है कि ऐसा वर्किंग जिसको किसी कारण से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है, वहां पर जाना संभव नहीं है। इसमें क्या आएगा डिसयूज में, सेम आपका वैसा वर्किंग जिसको टेम्पररी किसी कारण से हम लोग उसको डिसयूज कर दिए हैं या अनयूज कर दिए हैं लेकिन वहां जाना संभव है। इसमें क्या है इनएक्सेसिबल, इसमें क्या एक्सेसिबल, बाकी अभी और डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें अब क्या क्या लिखा है, मीन सच वर्किंग ऐसा वर्किंग इन अ माइन हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन, किसी कारण से उसको बंद कर दिया गया है। आर इनएक्सेसिबल, ये वाला वर्ड याद रखिएगा, जहां भी डिसकंटिन्यूड का बात आएगा इनएक्सेसिबल आप ध्यान रखिएगा। और रेंडर्ड इनएक्सेसिबल बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन, मतलब फ्यूचर में हम लोग उसको काम कर सकते हैं, बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन, फिर से हम लोग उसको काम कर सकते हैं। अभी उसको फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू किया गया है लेकिन हम लोग फ्यूचर में उसको काम कर सकते हैं, वर्क अगेन लिखा है लेकिन वो इनएक्सेसिबल। इसमें क्या है कि आपका ऐसा वर्किंग जो किसी कारण से टेम्पररी कारण से ये बंद है बट विच आर एक्सेसिबल, मतलब जाना संभव है। इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग, इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग, यहाँ भी समझे यहाँ भी समझे। इसमें क्या है कि देखिए डिसकंटिन्यू में क्या हो सकता है कि आप वर्किंग चला रहे हैं, पानी भर गया, तो पानी भर गया तो आप आगे वर्किंग नहीं चला सकते हैं ना, तो मतलब क्या है कि अब आगे तरफ के लिए आपको एक्सेसिबल नहीं है, आगे बढ़ने के लिए एक्सेसिबल नहीं है, पानी बीच में आ गया है लेकिन बाद में आपको काम करना है उसमें, पानी यदि खत्म आपको पंपिंग कर लिए तो काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसयूज वर्किंग में क्या जाता है कि जैसे कि आप कहीं माइंस में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपका कोई SDL मशीन चल रहा है और SDL का केबल का जो लेंथ छोटा पड़ गया है, उस केस में क्या होगा कुछ समय के लिए काम अभी बंद है, टेम्पररी कारण है, फिर आपका जैसे ही केबल लेंथ बढ़ जाएगा वहाँ पर जा सकते हैं लेकिन केबल छोटा होने के कारण मशीन जा नहीं पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसयूज वर्किंग। समझ गए। फेस क्या है, ये भी आपका पूरा एकदम छाप देता है, यही वाला पूरा सेंटेंस ही मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, इतना याद रखिएगा। मूविंग फ्रंट ऑफ कोई वर्किंग प्लेस का आगे बढ़ता हुआ भाग या उसका इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी या रोडवे या ड्रिफ्ट, मतलब किसी ड्रिफ्ट का या किसी रोडवे का या फिर किसी गैलरी का इन बाय एंड को या फिर मूविंग फ्रंट ऑफ वर्किंग प्लेस। पूछता कहां पर समझिएगा, एकदम यहां से यहां छाप देता है ये वाला कि मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस इज कॉल्ड, क्या आपको देखना है क्या होगा आंसर, समझ गए। वो भी पूछता है इन बाय एंड ऑफ चाहे गैलरी हो रोडवे या ड्रिफ्ट हो, उसको क्या बोलेंगे फेस, समझ गए। और एक बार समझिएगा फेस का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट गैलरी, ध्यान रखिएगा इसको, ड्रिफ्ट गैलरी या रोडवे का इन बाय एंड या फिर कोई भी वर्किंग प्लेस का मूविंग फ्रंट आगे बढ़ता हुआ भाग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग फेस बोलेंगे, समझ गए। आते हैं अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आपका क्लियर जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। डिसकंटिन्यूड वर्किंग मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में हम लोग काम कर सकते हैं, किसी कारण से उसको बंद कर दिया गया है। इनएक्सेसिबल है, देखते हैं आर एक्सेसिबल, ये होगा नहीं। एक्सेसिबल कौन होता है आपका अनयूज्ड वर्किंग या उसी को हम लोग बोलते हैं डिसयूज वर्किंग।
समझ गए, वो एक्सेसिबल होता है। आर इनएक्सेसिबल, हाँ ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी आर एक्सेसिबल, इसमें क्या लिखा हुआ था आर एक्सेसिबल, इसमें लिखा हुआ आर इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल कौन होता है आपका, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। आगे क्या है, मे बी एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल, अच्छा मतलब एक्सेसिबल भी हो सकता है इनएक्सेसिबल हो सकता है, नहीं या तो एक्सेसिबल होगा या तो इनएक्सेसिबल होगा। आगे क्या है, नन ऑफ द अबव, तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। डिसकंटिन्यूड वर्किंग इनएक्सेसिबल होता है, डिसयूज या फिर अनयूज वर्किंग क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। बस ये ऑप्शन का अनुसार हम टिक आउट किए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिसयूज वर्किंग देखते हो ऑप्शन पे, आर एक्सेसिबल, हाँ होता तो है, एंड एक्सक्लूड अनयूज्ड वर्किंग, मतलब एक्सक्लूड अनयूज्ड वर्किंग को छोड़ के, तो आपको होगा नहीं क्योंकि इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग था। आर इनएक्सेसिबल, यहीं पर आगे लिख देंगे एक्सेसिबल, आपको होगा ही नहीं क्योंकि वो एक्सेसिबल है। कौन एक्सेसिबल है, मतलब जाने योग्य है, एक्सेसिबल का मतलब जाने योग्य, इनएक्सेसिबल मतलब हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो डिसयूज वर्किंग क्या था, डिसयूज वर्किंग हम लोग जाने योग्य था, आर एक्सेसिबल, और उसमें क्या था अनयूज वर्किंग भी इंक्लूड था, या अनयूज वर्किंग इंक्लूड हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ये आपका होगा नहीं। ऑप्शन एकदम आपका अच्छे तरीके से सेट किया गया है कि ताकि आप उसमें आपको ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते आपका जो डेफिनेशन वो आपको याद हो जाए। आगे क्या है, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी या रोडवे या ड्रिप, क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे, तो आप फेस समझ गए। गैलरी आपको समझ में आता ही है, गैलरी किसको बोलते हैं, थोड़ा सा फिगर मैं बना देता हूं। ये छोटा फिगर है, मान लीजिए ये इंटेक है, ये रिटर्न है, समझ गए ना। गोफ क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका पूरा कोयला निकाल लिए, ये वाला ये कोयला निकाल लिए, और ऊपर का जो पूरा जो रूफ है उसको गिरने के लिए छोड़ दिया गया है, उधर हमको कुछ काम करना ही नहीं, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, गोफ। तो आपको ज़्यादा डेफिनेशन में समझ में आएगा। वर्किंग आप जहाँ पर हम लोग वर्किंग करते हो आपको वर्किंग हो गया, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका होगा। गैलरी आप देख ही लिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, अब 15 आपका है नहीं, ये हम लोग अभी तक किए, अभी तक हम लोग अनयूज्ड वर्किंग तक किए और हम लोग इसको क्वेश्चन को डिस्कस किए। वीडियो लंबा है लेकिन आप धैर्य बना कर रखें, आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा करके। देखिए मैं कोशिश करता तो आपके लिए 30 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर सकता था और इसको 4 पार्ट कर सकता था, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लंबे लंबे वीडियो बना के आपके लिए छोड़ दूँ कि ताकि आप अभी कुछ देख लीजिए, कुछ थोड़ा देर बाद देख लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट कर लीजिएगा। और थोड़ा जो आप मेहनती हैं तो आप कंप्लीट करके देख लीजिए, थोड़ा हो सकता है आप स्पीड कर सकते हैं या स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन समझिए। यदि कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर ऐसा कोई इशू जो आपको समझ में आता नहीं हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और बस आप हमारे चैनल पे बने रहें, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। फायर सिम किसको बोलते हैं, देखिए मीन्स अ सिम, मतलब कोई ऐसा सिम इन विच अ फायर, मतलब उसमें क्या फायर हो या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग मौजूद हो। अभी फायर लगा नहीं है लेकिन स्पॉन्टेनियस हीटिंग उसमें मौजूद हो, या फिर उसमें फायर लग गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फायर सिम बोलेंगे। इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग, आपका फायर सिम ओपन कास्ट वर्किंग में भी हो सकता है और आपका अंडरग्राउंड वर्किंग में भी हो सकता है, लेकिन उस सिम में क्या होना चाहिए, या तो फायर होना चाहिए या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना चाहिए, ये समझे। और इन ओपन कास्ट वर्किंग लाइनिंग विद द परसिस्ट ऑफ द माइन, मतलब माइन बाउंड्री के अंदर में यदि कोई सीम है, चाहे ओपन कास्ट हो या फिर अंडरग्राउंड हो, उसमें यदि स्पॉन्टेनियस हीटिंग है या फिर आपका फायर है, दैट इज कॉल्ड फायरिंग। यहाँ समझ गए। आगे आते हैं फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, दो टाइप के ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होते हैं, एक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि अप्रैल का फर्स्ट डे शुरू होता है और मार्च का लास्ट डे में खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर में। कैलेंडर ईयर में क्या होता है, जनवरी का फर्स्ट डे में शुरू होता है, दिसंबर का लास्ट डे में खत्म होता है। देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर का जब बात हो तब क्या होता है कि आपका अप्रैल का फर्स्ट डे से शुरू होता है, समझ गए, से आपका मार्च का लास्ट डे में खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। लेकिन आपका जो कैलेंडर ईयर है जिसमें हम लोग नया साल मनाते हैं, उसमें क्या होता है कि जनवरी का फर्स्ट डे से शुरू होकर, फर्स्ट डे याद रखिएगा, जनवरी का पहला दिन फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे से लेकर आपका 31 दिसंबर का, मतलब ये दिसंबर का लास्ट डे समझिए या फिर 31 दिसंबर, ये जो पूरा टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर और दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। समझ गए, वही लिखा हुआ है कि क्या लिखा है समझिएगा, मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल,
मतलब अप्रैल से लेकर पूरे 12 महीने का समय, डे ऑफ मार्च का लास्ट डे ऑफ द सक्सेसिव ईयर, लगातार साल का, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि आप 2022 का अप्रैल से आप शुरू कर दिए और आपको उधर 23 को छोड़ दिया और 24 पकड़ लिया, वैसा नहीं। सक्सेसिव ईयर 22 के बाद 23 को यदि आप पकड़ रहे हैं अप्रैल का फर्स्ट डे से, फिर आपको 24 पकड़ना है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव ईयर। मतलब अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फायरी सिम मीन्स सिम इन विच, मैंने आपको क्या बताया था, फायरी सिम का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिम जो आपका परसेंट्स ऑफ द माइन हो, और क्या होना चाहिए उसमें, स्पॉन्टेनियस हिटिंग या फिर फायर एग्जिस्ट होना चाहिए, उसमें मौजूद रहना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या, फायर एग्जिस्ट इन द वर्किंग आउटसाइड लिखा हुआ है, ऑप्शन होगा नहीं। फायर और स्पॉन्टेनियस हिटिंग है, एग्जिस्ट है इन द वर्किंग, वर्किंग में है लेकिन आउटसाइड द माइंड, खत्म हो गया, ऑप्शन होगा नहीं। फायर और स्पॉन्टेनियस हिटिंग एग्जिस्ट इन द वर्किंग विद इन द परसेंट्स ऑफ द माइंड, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग इस सेशन में देखें क्वेश्चन टोटल हम लोग 15 भी किए, और हम लोग बहुत सारा ये क्या कहते हैं डेफिनेशन को भी डिस्कस किए। देखिए इसमें हम लोग कुछ चीज़ छोड़े हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम लोग आपके साथ डिस्कस नहीं किए, एक्ट ने डिस्कस किए, और आप लोग के साथ जो डिजाइनर डिस्कस नहीं किए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं किए, एक्सप्लोसिव नहीं किए, बाकी सब किए, फॉर्म भी नहीं किए, आगे चल के मिलेगा वो चीज़। तो कुछ चीज़ को हम इसमें एक्सक्लूड कर दिए, मतलब बता नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि है। अभी हम लोग का एग्जाम का टाइम है और हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना है और कवर अप भी करना है। जो चीज़ आपको जानने के लिए उतना ज़रूरी नहीं उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं किए। वीडियो को लंबा करके कोई फायदा नहीं। यदि आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे तब हम आपके साथ चर्चा कर सकते हैं, उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, आपसे भी कुछ सीखूंगा और मैं भी आपको अपना नॉलेज को शेयर करूँगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा कि मैं आपको कल आप लोगों के लिए ये रेगुलेशन का जो डेफिनेशन वाला पार्ट 2 है ये आपको कल मिल जाएगा। इसमें आपको हम लोग पूरा उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग रेगुलेशन पे एंट्री करेंगे, और साथ ही साथ रूल्स और एक्ट का जो वीडियो अभी चल रहा है, जो पीछे दिन हम लोग आपके साथ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का वीडियो अपलोड किए, साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग आगे चल के हो सकता है तो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी को लेकर वीडियो को अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा अगला सेशन में। जय हिंद दोस्तों।